Hello students, in the previous video you had looked at how to measure the concentrations, right? Molarity, modality, normality, mole fraction. ये सारी चीजें कैसे find out करनी है ये आप लोगों ने देखा था. Okay. Now what we are going to do is from today onwards we are going to start off further. We'll try to understand solutions more. Okay. So solutions can be classified now into three types: saturated solutions, unsaturated solutions and supersaturated solutions. Okay. Now ये terms आप लोगों ने पहले भी शायद देखे हुए हैं. So I'll again repeat what do you mean by these terms. So when I say saturated solutions क्या होता है? It is basically, let me give you an example. Let's say you have one glass of water. Okay. एंड इसमें आपको पता है कि आप 2 चम्मच शक्कर, मे बी लेट्स से 10 grams ऑफ शुगर कैन बी डिजोल्व. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर विच कैन बी डिजोल्व इन दिस वाटर. अच्छा, अब मान लो कि 10 grams आप डिजोल्व करना चाहते हो एंड पूरा का पूरा 10 grams डिजोल्व है, तो इससे ज्यादा आप डिजोल्व नहीं कर सकते ना. तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स the maximum amount of solute which can be dissolved is dissolved in this, okay, in a solvent. When I say unsaturated solution क्या होता है? मान लो 10 grams of sugar है एंड उसमें से आपने 10 grams of sugar आप डिजोल्व कर सकते हो, बट आपने सारा 10 grams डिजोल्व नहीं किया है, आपने 6 या 7 grams से डिजोल्व किया है, तो आप और 3 grams एक्स्ट्रा डिजोल्व कर सकते हो ना. तो because the less amount of solute is dissolved, ऐसे solution को कहा जाता है unsaturated solution. And finally what you have is a supersaturated solution. Supersaturated solution वो होता है कि 10 grams of sugar इसमें dissolve हो सकता है, but इसमें 12 या 13 grams dissolved है, तो ऐसे solution को कहा जाता है supersaturated. Now you might have this question कि सर अगर जो मैक्सिमम 10 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है, तो हाउ कुड बी डिजोल्व 12 और 13 ग्राम्स ऑफ शुगर इन द फर्स्ट प्लेस? वो कैसे पॉसिबल हुआ डिजोल्व करना? ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये कैसे होता है. तो ये सल्यूबिलिटी जो होती है, द सल्यूबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके. Now because solubility is temperature dependent, so what happens next is कि मान लो कि at high temperatures in most cases, okay, for most solutes, solubility is directly proportional to temperature. आप temperature बढ़ाओ तो ज्यादा चीजें डिजोल्व होंगी, ज्यादा अमाउंट solute का डिजोल्व होगा most of the time. Okay, so let's say आपको पता है कि 10 grams of sugar can be dissolved at 25 degrees Celsius. बट वही अगर जो आप पानी को गर्म करो, तो what you would realize is कि maybe the solubility of sugar would increase. So if you have a 75 degrees Celsius water, okay, 1 glass of water which is at 75 degrees Celsius, इसमें ना शायद आप 12 या 13 grams डिजोल्व कर सकते हैं, मान लो 15 grams आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो. अच्छा, अब आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हो? तो आपको पता है कि इसमें 15 grams डिजोल्व हो सकता है, तो मान लो कि आपने 12 या 13 या 14 ग्राम्स या 15 ग्राम्स आपने इसमें डिसॉल्व कर दिया. ओके, एंड फिर आप इसका टेम्परेचर रिड्यूस करो 75 डिग्री से, आप सीधा 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेके आओ ना. आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे बस 10 ग्राम से डिसॉल्व हो सकता है. तो जो भी एक्स्ट्रा डिसॉल्व है, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि व्हेन यू ब्रिंग द टेम्परेचर टू 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें डिसॉल्व कितना है अभी? We know that let's say 13 grams is dissolved. ये जो 13 grams of sugar is dissolved. So आप इसको जब 25 डिग्री सेल्सियस पे देके आते हो, तो आपको पता है मैक्सिमम 10 ही डिसॉल्व हो सकता है, बट अभी 13 डिसॉल्व है. तो जो एक्स्ट्रा 3 ग्राम्स है ना, जो 3 ग्राम्स एक्स्ट्रा है, वो 3 ग्राम्स एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेट हो जाएगा. सो वॉट एवर एक्स्ट्रा सल्यूट इज डिसॉल्व दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड. सो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. प्रेसिपिटेशन हैपेंस. सी, दो चीजें ना साइमल्टेनियसली होती रहती है. मान लो यू हैव एनी सोल्यूशन, ओके,
इस सोल्यूशन में आप सोल्यूट डिसॉल्व करो, यू डिसॉल्व सोल्यूट इन दिस. Okay, so two things simultaneously happen over here. What are the two things that simultaneously happen over here? So when we talk of saturated solution, यहाँ पे आपने solute ऐड किया, तो दो टेंडेंसीज होती है. solute जो इनिशियली सॉलिड स्टेट में है वो डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, तो ये जो solute होगा now it will be in aqueous state. तो ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है ये इसको हम लोग कहते हैं डिसॉल्विंग और डिसोल्यूशन. समझ में आया? जहां पे सोल्यूट जो सॉलिड स्टेट में है वो एक्वियस स्टेट में जा रहा है. एट द सेम टाइम जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके दे कैन कम बैक अगेन इनटू सॉलिड स्टेट. ओके, ये बैकवर्ड रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. सो ये जो दो अपोजिट टेंडेंसीज है, ये दो अपोजिट टेंडेंसीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर. ओके, सोल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड and going into aqueous state, and already the solute that is present in aqueous state is precipitating out. Okay, now when we talk of saturated solution में क्या होता है कि दोनों tendencies equally present होती है. मतलब I can say rate of dissolution is equal to rate of precipitation. So this is present in saturated solution. ठीक है. So saturated solution के अंदर यही होता है, rate of dissolution is equal to rate of precipitation. ठीक है. Okay. Now when we talk of unsaturated solution में कम solute present होता है, तो आप थोड़ा और solute ऐड करोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी डिसॉल्व होने की ही होगी ना. तो इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन डिसोल्यूशन वाली जो टेंडेंसी है वो डोमिनेट करती है, क्योंकि आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड करो वो डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर ये प्रेसिपिटेशन वाली जो टेंडेंसी है वो डोमिनेट करती है. ठीक है, इस प्रेसिपिटेशन को हम लोग कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट है वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, इट अगेन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. ओके, तो इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन टेंडेंसी जो है वो डोमिनेट करती है. एंड हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो सोल्यूबिलिटी है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ओके, नाउ हम लोगों ने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि अगर जो पोलर सोल्यूट है, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, पोलर सोल्यूट है, इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट. जैसे आयोनिक सोल्यूट है या HCl है विच इज अ पोलर सोल्यूट, तो वाटर में डिसॉल्व आराम से कर जाएगा बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. बट जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होता है, नॉन पोलर सोल्यूट्स they dissolve in non-polar solvents. जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो नॉन पोलर सोल्यूट्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. सो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक. या आया आपको समझ में? ठीक है. सो जैसा सोल्यूट होता है वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. अच्छा, नाउ ये जो प्रेसिपिटेशन की जो टेंडेंसी एंड सोल्यूबिलिटी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ सोल्यूट्स. ओके, सो लेट्स से you have water and इस पानी के अंदर बेसिकली टू सोल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड. ओके, सो जैसे लेट्स से you have NaCl and you have KCl. Okay. Now दोनों के लिए मान लो जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी कर रही है. Let's say you have temperature and you have solubility. Okay. So for NaCl, let's say the graph is of this type.
ओके, एंड फॉर KCl मान लो ग्राफ आपका ऐसा, ओके। नाउ ऐसे केस में आप इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हो? ओके, लेट्स से ये दोनों का मिक्सचर है, ओके, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ द टू ओवर हियर। लेट्स से दिस इज KCl and this is NaCl. Okay. Now आपको पता है कि at low temperatures, when your temperatures are less, तो दोनों की solubility लगभग सेम होती है। डिफरेंस होता है, दिस इज फॉर NaCl एंड दिस इज फॉर KCl। अच्छा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, दिस इज टेम्परेचर, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, KCl की जो सल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, बट NaCl की जो सल्यूबिलिटी है, ये NaCl की सल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। NaCl की सल्यूबिलिटी में बहुत फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट वुड हैपन इज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आपको ये रियलाइज होगा कि KCl जो है ना, KCl ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। KCl की सल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। NaCl जो है, NaCl की इनफैक्ट सल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो NaCl जैसा है वैसा ही रहेगा। सो ऑन हीटिंग दिस इज व्हाट यू वुड गेट, ऑन हीटिंग ये जो KCl है, KCl इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, एंड NaCl जो है वो NaCl विल रिमेन एज इट इज। फिर आप इसको फिल्टर कर दो, फिल्टर कर दो तो NaCl एज इट इज रह जाएगा। तो आपने क्या किया, NaCl को KCl से सेपरेट कर दिया। सो आप जब फिल्टर कर दोगे तो आपको NaCl अलग से मिलेगा एंड ये KCl का सोल्यूशन मिलेगा। वापस आप इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या होगा, सो ऑन फिल्टरेशन, फिल्टरेशन के बाद ऐसा कुछ होगा। You will have these KCl dissolved in this, and ये जो NaCl है ये आपको NaCl अलग से मिल जाएगा। अब हाँ, दिस इज व्हाट यू वुड गेट। अब मान लो आपको वापस KCl चाहिए, तो आपको वापस KCl चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको वापस KCl चाहिए तो आप टेम्परेचर कम करो। आप टेम्परेचर कम करोगे तो सल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। सो इफ आई नाउ reduce the temperature, this is what would happen, पानी एज इट इज रह जाएगा एंड ये जो KCl पार्टिकल्स है दे विल प्रेसिपिटेट आउट, ये इस तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। फिर आप फिल्टर कर दो तो KCl अलग से मिल जाएगा, आपको प्योर वाटर अलग से मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट यूज किया कि सल्यूबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड एज यू चेंज द टेम्परेचर सल्यूबिलिटी जो है दैट सल्यूबिलिटी ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, एंड इन दोनों के सल्यूबिलिटी में बहुत डिफरेंस था एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, अब बट मान लो कि किसी का ग्राफ ऐसा है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, मान लो ये KBr है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो KBr की भी तो सल्यूबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है, तो उस केस में फिर दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर आप इस तरह से सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, आपको कॉमन आयन इफेक्ट वाला कंसेप्ट शायद यूज करना पड़ेगा। ओके, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस दैट सल्यूबिलिटी बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सल्यूट्स, सल्यूट्स के सेपरेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ हाउ विल वी नो कि whether the solubility decreases when the temperature is increased or it increases when the temperature is increased? now ये depend करेगा enthalpy of solution पे। that is delta H। okay, now if delta H is negative, case 1, delta H if it is negative, ओके, व्हाट वुड इट मीन, अगर जो आपका डेल्टा H नेगेटिव है तो
It means it is an exothermic process. Okay. Now यहाँ पे solid solute which is in solid state, ये solute aqueous form में चला जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. फॉरवर्ड प्रोसेस जो होता है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस डिसोल्यूशन होता है, एंड ये जो बैकवर्ड प्रोसेस होता है दिस इज प्रेसिपिटेशन. करेक्ट. नाउ यहां पे जो आपका डेल्टा एच है, दिस डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो डेल्टा एच है, अब ये डिपेंड करता है इफ दिस डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. Now, जब आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो रिएक्शन होता है इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये लेट चार्टियर्स प्रिंसिपल में भी आपने पढ़ा कि इफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज, सो प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस. ओके. सिमिलरली इसका उल्टा केस क्या होगा, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, आपका जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डिसोल्यूशन वुड इंक्रीज मतलब और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. ओके. सो जैसे फॉर दिस रिएक्शन आपका डेल्टा एच हैज टू बी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. एंड फॉर NaCl डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसलिए आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली वेदर द solubility will increase or solubility will decrease, it will depend upon this. It will depend upon whether the reaction is exothermic or endothermic. ठीक है. फाइन. सो हमने टेम्परेचर के वजह से क्या फर्क पड़ता है वो हमने देखा. केस 2 आप खुद से लिख देना, मैं केस 2 लिख नहीं रहा हूं. इसी तरह से ओके, प्रेशर का इफेक्ट दिखता है. नाउ सॉलिड्स के केस में प्रेशर हैज नो इफेक्ट. सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, हम लोग जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की बात करते हैं तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट. सो लेट मी राइट, इट हैज नो इफेक्ट on solubility of solid in liquid. It has no effect on solubility of solid in liquid. Okay, solid के solubility पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Now we will go on to a more important part, that is solubility of gases in liquid. Okay. Now ये समझने के लिए all you have to do is you have to just consider a coke bottle. Okay, कोल्ड ड्रिंक का और सॉफ्ट ड्रिंक का कोक बॉटल जो है वो कोक बॉटल आप खुद इमेजिन करो. ओके, पार्डन माय डायग्राम, बट आप इमेजिन करो दिस इज योर कोक बॉटल. ओके. नाउ ये कोक बॉटल में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिसॉल्व होता है. ओके, CO2 गैस is dissolved, इसलिए कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है, is dissolved. करेक्ट. फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कि कौन कौन से फैक्टर्स ये सॉल्युबिलिटी पे. सो वी नो दैट CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे पहला फैक्टर है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द कैप. जो गैस है वो फिज आउट हो जाता है ना, तो विच मीन्स जो डिसॉल्व्ड गैस है वो बाहर निकल जाता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है.
हाँ, ऐसा क्या होता है कि आप जब कैप ओपन करते हो तो होता क्या है, जब आप कैप ओपन करते हो तो व्हाट हैपेंस इज दैट द प्रेशर इज रिलीज्ड, एंड जैसे ही आप प्रेशर रिलीज कर दोगे, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज कर दोगे, सल्यूबिलिटी कम हो जाती है. सो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर. ओके, सो सल्यूबिलिटी ऑफ अ gas in liquid is directly proportional to, please remember, not the total pressure, partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas. Okay, so this is given by something called as Henry's law, एक mathematical relationship है. And ये relationship ऐसे होता है कि solubility S is directly proportional to partial pressure P. Okay, P is the partial pressure, S is the solubility. नॉर्मली ये पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फियर्स में दिया जाता है, सल्यूबिलिटी जो है ये मोल्स पर लीटर में कैलकुलेट की जाती है. ओके, सो if I have to write down a proper relationship, a proper relationship would be equal to S is equal to a constant into P. ये कांस्टेंट को कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट. एंड ये जो हेनरीज कांस्टेंट है, ये हेनरीज कांस्टेंट के जो यूनिट्स होता है, यूनिट्स आर बेसिकली यूनिट्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट वुड बी S by P. सो S इज मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय P, दैट इज एटमॉस्फियर्स. ओके, अब कोई टेक्स्ट बुक्स में, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कोई टेक्स्ट बुक्स में इस रिलेशनशिप को उल्टा दिखा जाता है. आप उल्टा इसको कैसे लिख सकते हो, P is equal to K into S. Okay, so partial pressure is equal to Henry's constant into solubility. Okay, तो यहां पे जो K के यूनिट्स है, K के यूनिट्स जो होंगे, इट विल बी एटमॉस्फियर्स डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर इज नथिंग बट मोलारिटी, राइट? सो एटमॉस्फियर पर मोलर. सो आपको ये रिलेशनशिप यूज करनी है या ये रिलेशनशिप यूज करनी है, विल डिपेंड अपॉन यूनिट्स क्या है. यूनिट्स अगर जो मोलार पर एटमॉस्फियर है तो आप ये यूज करोगे, एटमॉस्फियर पर मोलार है तो आप ये रिलेशनशिप यूज करोगे. ओके, सो यहां पे हमारा जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर खत्म होता है. नाउ वी विल गो ऑन टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर. ओके, अच्छा, ना टेम्परेचर का फैक्टर पता है आपको कैसे समझ में आएगा. आप जब कोक बॉटल को ना बहुत शेक करो तो एक तो ऑलरेडी सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है. एट द सेम टाइम जो बॉटल का टेम्परेचर है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ना, थोड़ा गर्म हो जाता है कोक. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, सेकेंड फैक्टर दैट वी विल लुक एट इज टेम्परेचर. ओके, ऑब्वियसली आप शेक करते हो तो शेकिंग की वजह से थोड़ा सा गैस जो है वो रिलीज हो जाता है. एट द सेम टाइम बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होती है, सल्यूबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सी द रीजन इज दिस कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. एंड अगर जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो जो सिर्फ डिसॉल्विंग का प्रोसेस क्या होता है, डिसॉल्विंग का प्रोसेस ऐसे होता है ना, ये सल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, एंड सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सल्यूट पार्टिकल्स ये स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है. इसी को हम लोग कहते हैं डिसॉल्विंग. दीज आर योर सल्यूट पार्टिकल्स. ओके, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये जो सल्यूट पार्टिकल्स है, इन सल्यूट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ये यहाँ पे एक जगह पे टिकते नहीं है, दे हैव अ टेंडेंसी टू एस्केप आउट. एंड व्हेन आई से टेंडेंसी टू एस्केप आउट, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सल्यूबिलिटी है वो सल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? सो आई कैन से एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility decreases. Okay, so you have to remember this, that temperature and solubility is inversely proportional to temperature. Now इसका यूज आपको वहां पे भी दिखाई देता है समर्स के अंदर. इफ दिस इज अ लेक, ओके,
ना समर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, ओके, तो यहाँ का जो पानी होता है दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत ज्यादा हॉट होगा। अब यू नो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे जो पानी होगा ये इतना गर्म नहीं होगा, दिस विल बी रिलेटिवली कूल। नाउ ज्यादा ठंडा पानी है, वी नो दैट solubility is inversely proportional to temperature, so if we talk of oxygen gas, यहाँ पे पानी गर्म है, so if temperature is more solubility is less, तो यहाँ पे solubility of oxygen in water, in hot water is less, एंड यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है यहाँ पे solubility ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, तो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, T ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। तो अगर जो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है तो फिशेस जो है वो यहाँ पे रहना प्रेफर करेंगी रादर देन ओवर हियर। सो व्हाट यू विल फाइंड इज इन समर्स एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एक्वाटिक एनिमल्स रिलेटिवली लोअर रीजन में होता है, बिकॉज देर इज मोर ऑक्सीजन कंटेंट ओवर हियर, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो यहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। द थर्ड फैक्टर ओवर हियर इज नेचर ऑफ द गैस। नाउ द रूल इज दिस, if the gas is easily liquefiable gas, the gas which can be easily liquefiable gas is more soluble, okay. Now how would you understand whether the gas is easily liquefiable or it is not easily liquefiable? ओके, सो इसके लिए लास्ट ईयर हम लोगों ने जब हम लोग आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। ये रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, ओके। नाउ ए जो फैक्टर है, ए फैक्टर ये जो होता है इट मेजर्स, इट इज अ वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड इट मेजर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules. It measures the force of attraction between the molecules. Okay. Now, A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ A, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा गैस उतना लिक्विफाइबल होगा। सो this will be liquefiable nature of the gas. Okay, and gas का नेचर जितना ज्यादा liquefiable होगा उतनी उसकी solubility ज्यादा होगी, so more soluble gas. So what we see over here is अगर जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर, and if force of attraction between the molecules is more, it means that gas is more soluble in solvent, okay. So I can say NH3 हो गया, okay, ये it is easily soluble, it is more soluble. The reason is because कि NH3 molecules के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, okay. NH3 is very easily liquefiable, and because it is easily liquefiable it is more soluble. But वही आप हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन इनकी बात करो, they are less soluble, okay. I can write this, non-polar small gases are less soluble. बट वही पोलर गैसेस, लार्जर गैसेस, अगर जो गैस मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी है मतलब आप उसको आराम से पोलराइज कर सकते हो, तो ऐसे जो गैसेस होते हैं दे आर ऑलवेज मोर सल्यूबल,
ओके, सो अगर जो आपको कंपेयर करना है जैसे हीलियम एंड लेट्स से क्रिप्टॉन, हीलियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, krypton is large in size, तो krypton can be easily polarized, and because it can be easily polarized it is more soluble as compared to helium. Okay, fine. The last factor that we will look at is nature of liquid. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो गैस है विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, तो वो पानी के में बहुत ही आराम से डिसॉल्व होगा. सो नेचर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हम लोगों ने लाइक डिसॉल्व लाइक ये पढ़ा हुआ है. सो नॉन पोलर गैस विल इजिली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर गैस विल इजिली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. अच्छा, वन मोर फैक्टर, आप अगर जो सॉलिड सल्यूट ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये ना कोक बॉटल है मान लो, लेट्स से ये फ्रेश कोक है, आपने बस ग्लास में निकाला हुआ है, इसमें ना आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो. आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करोगे ना, फिज बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो गैस डिसॉल्व है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि सल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस नाउ, गैस डिक्रीजेस. हाँ, ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज कि मान लो कि ये गैस जो है वो इसमें डिसॉल्व है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, एंड आप मान लो कि NaCl ऐड करते हो. अब NaCl जो है मान लो कि ये पानी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है, तो NaCl क्या करेगा, ये जगह ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना इनको बाहर निकाल देगा. सो NaCl विल पुश द गैस मॉलिक्यूल्स आउट. So I can say on adding solid solute, solubility of gas decreases on adding solid solute. ठीक है? So these are the 5 factors that are extremely important. हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, हेनरीज लॉ पे क्वेश्चंस आता है, so it is important कि आप उस हेनरीज लॉ वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो. हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस है, आपको ये लिमिटेशंस याद रखना है. अच्छा, इट कैन बी यूज्ड व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट वेरी हाई. ओके, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो. द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, एंड द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूट. ओके, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स. We will stop over here. In the next lecture, we will talk about vapor pressure and liquid solution. ठीक है? We will stop over here. Thank you.